हंताड़म णमो सिद्धाड़म णमो आयरियाड़म णमो वज्रायाड़म णमो लोये सव्वसाहूणम् मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां जातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। चलिए, अपन जो विषय देख रहे थे पिछली कक्षा में कि अधोलोक का वर्णन हो चुका था। मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, जम्बूद्वीप, लवण समुद्र आदि उनके नाम हैं। अपन ने ये भी जाना था कि ये दुगने दुगने विस्तार वाले हैं और पूर्व पूर्व परिक्षेपणों अपने से पहले पहले वाले को घेरे हुए हैं। ठीक है, वलय की आकृति के हैं। फिर उसके बाद जो मध्य में है, सबसे पहले जम्बूद्वीप है, मेरू उसकी नाभि है, सेंटर पॉइंट है, योजन 7,000 विष्कंभ वाला है, मतलब 1,00,000 योजन विस्तार वाला है, ऐसा वह जम्बूद्वीप है। ठीक है, आइए अब अपन बढ़ते हैं। पेज नंबर निकाल लेंगे 158, गद्यांश नंबर 384। पेज नंबर 158, 158, गद्यांश नंबर 384। तत्र जम्बूद्वीपे षड्भिः कलपर्वतैः विभक्तानि सप्तक्षेत्राणि कानि तानि इति अतः आह। यहां कल पर्वत ही लिखा है, वैसे कल पर्वत ही की जगह कुल पर्वत ही होना चाहिए। ठीक है, कुल शब्द कर लीजिए, कुलाचल कहलाते हैं कुल पर्वत ही। तत्र जम्बूद्वीपे, उस जम्बूद्वीप में, षड्भिः 6 प्रकार के द्वारा, कल पर्वत ही, कुल पर्वत ही हो जाएगा। हां, कुलाचल पर्वतों के द्वारा, विभक्तानी, वह जम्बूद्वीप विभक्त है, सप्त क्षेत्राणी 7 क्षेत्रों में, कानी तानी इति अतः अह, वो कौन कौन से 7 क्षेत्र हैं उसके लिए यहां पर सूत्र कह रहे हैं। ठीक है, भरत हेमवत हरिविदेह रम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षः क्षेत्राणि। भरत हेमवत हरिविदेह रम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षः क्षेत्राणि। भरत मतलब भरत क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, रम्यक क्षेत्र, हैरण्यवत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र। ठीक है, ये क्षेत्र हैं। अब देखें, भरतादयः संज्ञा अनादिकाल प्रवृत्ताः अनिमित्ताः। भरत आदि जो क्षेत्रों के नाम पड़े हैं, वह जो संज्ञाएं हैं अनादिकाल से प्रवृत्त है। अनादिकाल से इनका नाम भरत, हेमवत आदि है। बाद में ऐसा नहीं कि काल परिवर्तन में इनका नाम परिवर्तन होता हो, नहीं, ये अनादिकाल से यही इनके नाम हैं। अनिमित्ताः, कोई निमित्त नहीं है और इनका कि इनका नाम किस निमित्त से रखा गया है, ये अनादिकाल से ऐसा ही इनका नाम है। तत्र भरतवर्षाः वा सन्निविष्टाः, वहां पर भी भरत क्षेत्र कहां पर सन्निविष्ट है, मतलब स्थित है,
तो कह रहे हैं दक्षिण दिग्भागे हेमवतो अद्रे हेमवतः अद्रे त्रयाणाम समुद्राणाम मध्ये आरोपित चाप आकारो भरतवर्षा। देखो अपन ने नक्शा वो अपन ने चित्र देख लिया था, बनाने की जरूरत नहीं है। उसमें देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं, देख लेते एक बार। देखिए ये मान लीजिए ये जो बीच का गोल आपको दिख रहा है ये भरत क्षेत्र है, वो जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप को घेरे हुए ये लवण समुद्र है। ये क्या है? ये लवण समुद्र है। ठीक है। अब यहां कह रहे हैं कि भरत क्षेत्र कहां पर है, तो भरत क्षेत्र ये भरत क्षेत्र है इतना। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये जो दिख रहा है ये भरत क्षेत्र है, ये जो लाइन है ये पर्वत है। तो कह रहे हैं देखो क्या लिखा, दक्षिण भागे, ये दक्षिण भाग है। ये दिशा कौन सी है? दक्षिण दिशा है। ये ऊपर की दिशा उत्तर दिशा है। तो जम्बू द्वीप के दक्षिण दिशा में हिमवत अद्रेह, हिमवत नाम के पर्वत के, हिमवत अद्रे, अद्रे मतलब होता है पर्वत, उस पर्वत के त्रयाणाम समुद्राणाम मध्य, तीन समुद्रों के मध्य में, हिमवन पर्वत के दक्षिण भाग में और तीनों तरफ से समुद्र का भाग, देखो पूर्वी तरफ समुद्र का भाग, पश्चिमी तरफ समुद्र का भाग और दक्षिण की तरफ समुद्र का भाग। ठीक है। और यहां से जो हिमवत पर्वत के दक्षिण भाग में जो क्षेत्र है आरोपित चाप आकार, आरोपित मतलब है चाप के आकार का, चाप कहलाता है धनुष। ये देखो धनुष की आकृति बन रही है। ठीक है, धनुष के आकार का, धनुष ऐसा ही होता है। ठीक है, तो धनुष के आकार का भरतवर्षा, भरतवर्ष होता है। अब कह रहे विजयार्धेने समुद्रयोः मध्ये हेमवत वो गंगा सिंधुभ्याम च विभक्ता षटखंडा। कह रहे विजयार्धेने, और विजयार्ध पर्वत के द्वारा, किसके द्वारा? विजयार्ध पर्वत के द्वारा विभक्त है। अब बीच में विजयार्ध पर्वत है, देखें यहां पर, यहां से अपन विजयार्ध पर्वत बनाते हैं तो यहां बीच में विजयार्ध पर्वत है। अब ये बन नहीं रहा है। ठीक है, आपको पहले बता दिया था विजयार्ध पर्वत, ये जो है ये विजयार्ध पर्वत है। और विजयार्ध पर्वत से कह रहे हैं गंगा सिंधुभ्याम च विभक्ता, गंगा नदी निकली है एक और सिंधु नदी निकली। गंगा नदी से विभक्त है, ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी निकली हुई है और ये सिंधु नदी निकली हुई है, इनसे विभक्त है। तो 6 खंड हो गए इसके। ठीक है। अब क्षुद्र हिमवंतम उत्तरेणे दक्षिणेने महाहिमवंतम। अब क्षुद्र हिमवंत से यहां मान लीजिए ये जो पर्वत है, एक ये दूसरा पर्वत हो गया। ठीक है। अब इस पर्वत से इस तरफ का जो क्षेत्र है क्षुद्र हिमवन कहलाएगा, ये वाला, ये पर्वत जो है ये क्षुद्र हिमवन कहलाएगा।
और इस पर्वत के दक्षिण भाग में क्षुद्र हिमवंतम उत्तरेण, उत्तर भाग में, ये उत्तर हो गया, तो उत्तर की तरफ, और महाहिमवंतम दक्षिणेन, और महाहिमवन पर्वत के दक्षिण भाग में, ये हो गया। पूर्व अपर समुद्रयो मध्य, पूर्व दिशा में भी समुद्र है और अपर दिशा में भी समुद्र है। ठीक है, हेमवत वर्षा, हेमवत नाम का क्षेत्र है। फिर कह रहे निषधस्य दक्षिणतः, और महाहिमवतः उत्तरतः, पूर्वापरायः पूर्व अपर समुद्रयो अंतराले हरिवर्षा। निषधस्य दक्षिणता, निषद नाम का एक पर्वत है, ये निषद नाम का पर्वत हो गया। ठीक है, अब निषद नाम के पर्वत के दक्षिण भाग में ये में इसमें, और आगे कह रहे हैं कि महाहिमवन के उत्तर में, महाहिमवन पर्वत के उत्तर में ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, पूर्व दिशा में समुद्र, अपर दिशा में भी समुद्र, अंतराले हरिवर्षा, यहां पर हरिवर्ष नाम का क्षेत्र है। ठीक है, अब निषधस्य उत्तरात नील तो दक्षिणता, अब निषद के तो उत्तर में और नील के दक्षिण में, ये निषद पर्वत है और ये नील पर्वत है। निषद ये है, नील ये है, तो निषद पर्वत के उत्तर भाग में और नील पर्वत के दक्षिण भाग में, पूर्व दिशा में समुद्र से सहित, पश्चिम दिशा में समुद्र से सहित, विदेहस्य सन्निवेशा द्रष्टव्य, विदेह क्षेत्र का सन्निवेश मतलब रचना देखनी चाहिए। अब नीलात उत्तरतः, रुक्मिणोः दक्षिणतः, और नील पर्वत के उत्तर भाग में, अब नील पर्वत बनाते, नील पर्वत तो हो गया, ये नील पर्वत है ये वाला, इसके उत्तर भाग में, और रुक्मिन पर्वत के दक्षिण भाग में ये जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र कहलाएगा, पूर्व में समुद्र, अपर में समुद्र, इनके मध्य में जो क्षेत्र है ये रम्यक वर्ष कहलाएगा, रम्यक क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, फिर रुक्मिन पर्वत, ये जो रुक्मिन पर्वत है, रुक्मिन पर्वत के, ये रुक्मिन पर्वत हो गया, रुक्मिन उत्तरात शिखरिण्यः, रुक्मिन पर्वत के उत्तर की दिशा की ओर, और दक्षिणात पूर्व, वो शिखरिणो दक्षिणात, और शिखरिन पर्वत के दक्षिण की ओर, ये जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र पूर्व अपरयो समुद्रयो सन्निवेशी, पूर्व में और अपर में जो क्षेत्र है वह पर्वत से सन्निवेशित है, वो नदी से, समुद्र से सन्निवेशित है। ये समुद्र है, ये भी समुद्र है, इससे सन्निवेशित है, उसकी रचना है, इसका नाम हैरण्य वर्ष हो गया। और शिखरिन उत्तरात, ये शिखरिन पर्वत है, इस शिखरिन पर्वत के उत्तर भाग में, त्रयाणाम समुद्राणाम मध्य ऐरावत वर्षा, तीन तरफ समुद्र से घिरा हुआ, उत्तर की तरफ, पूर्व की तरफ और पश्चिम की तरफ समुद्र से घिरा हुआ, दक्षिण की तरफ पर्वत से घिरा हुआ, यह जो ऐरावत नाम का क्षेत्र है। विजयाल्धेने रक्ता रक्तोदयाभ्याम च विभक्ता सा सठखंडः, विजयाल्ध पर्वत, इसके मध्य में एक विजयाल्ध नाम का पर्वत है, जैसे भरत क्षेत्र में था। ठीक है, इससे रक्ता नदी निकली है और एक रक्तोदा नदी निकली है, ऐसे, तो ये 6 खंडों में विभक्त हो गया ऐरावत क्षेत्र। ठीक है, समझ में आ गया। आगे कह रहे हैं षट्कुल पर्वताः इति उक्ते के पुनः तेषां कथम वा व्यवस्थिता इति अतः आह। अब जो पर्वत हैं वो कौन से हैं, कैसे विभक्त हैं, उनके लिए सूत्र कह रहे हैं। तद विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वताः, तद विभाजिनः, उनको विभाजित करने वाले, इन 7 क्षेत्रों को विभाजित करने वाले। ठीक है, पूर्व मतलब ये पूर्व दिशा हो गई, ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर पूर्व दिशा ये हो गई, पूर्व अपर आयतः, पूर्व दिशा से अपर मतलब पश्चिम दिशा की ओर लंबे, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मिन और शिखरिन नाम के 6 पर्वत हैं। ठीक है, समझ में आया।
वर्ष मतलब क्षेत्र होता है और वर्ष को धारण करने वाले वर्षधर कहलाते हैं। ठीक है। चलिए देखें, अब कह रहे पानी क्षेत्राणि विभज्यन्ते इति एवं शीलः तद विभाजिनाः। पानी क्षेत्राणि उन क्षेत्रों को जो विभाजित करते हैं, एवं शीलाः उनका ऐसा जो लक्षण है, तद विभाजिनाः उनको विभाजित करने, वह तद विभाजित कहलाते हैं। पूर्व अपर आयतः इति पूर्व अपर कोटिभ्याम लवण जल जलधि स्पर्शिनः इत्यर्थः। पूर्व अपर आयतः मतलब पूर्व से अपर की ओर लंबे, पूर्वापर कोटिभ्याम पूर्व और अपर दोनों ओर से। ठीक है। लवण जल अधि स्पर्शेन, ये लवण समुद्र है, इस लवण समुद्र के जल को स्पर्शित करते हुए पर्वत है। ठीक है। यहां लवण समुद्र है, इसमें जल है। ठीक है। तो इस जल को स्पर्शित करते हुए, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर लंबे। आगे कह रहे हैं हिमवत आदय अनादिकाल प्रवृत्ता, और इनके जो नाम है ये भी अनादिकाल से प्रवृत्त है। अनिमित्त संज्ञा, अनिमित्त संज्ञा मतलब इनके कोई नाम किसी कारण से पड़े हों, ऐसा नहीं है, अनिमित्त है मतलब अनादिकाल से ऐसे ही नाम है। वर्ष विभाग हेतुत्वात् वर्षधर पर्वतः इति उच्यन्ते। वर्ष मतलब वर्ष विभागा, वर्ष का विभाग करने से, इस कारण से वर्षधर, वर्ष को धारण करने वाले पर्वतः इति उच्यन्ते। देखो वर्ष मतलब होता है क्षेत्र, और क्षेत्र का जो विभाग करे वो वर्षधर कहलाते हैं। ठीक है। तो इनका नाम वर्षधर इसलिए पढ़ा कि जो वर्ष का विभाग करते हैं, क्षेत्र का विभाग करते हैं, उन्हें वर्षधर कहते हैं। आगे कह रहे हैं तत्र क्वा हिमवान, हिमवान कहां पर है? तो कह रहे हैं भरतस्य हेमवतस्य च सीमनी व्यवस्थिताः क्षुद्र हिमवान सत योजन योजन सत उच्छ्रायाः। बोले हिमवान पर्वत कहां है? तो कहा भरतस्य हेमवतस्य च सीमनी, भरत क्षेत्र ये हो गया। ठीक है। एक बार देखते हैं, देखिए ये हो गया भरत क्षेत्र अपना, भरत क्षेत्र और हेमवत क्षेत्र की सीमनी मतलब सीमाओं पर, किनारे पर। ठीक है। भरत क्षेत्र और हेमवत क्षेत्र की सीमा पर विभाग करा, विभाग करने वाला, भरत और हेमवत क्षेत्र को जो विभाजित कर रहा है, विभाग करने वाला, व्यवस्थित मतलब व्यवस्थित है। क्षुद्र हिमवान, क्षुद्र हिमवान मतलब छोटा हिमवान, इसको हिमवन भी कहते हैं और क्षुद्र हिमवन भी कहते हैं, क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है, और दोनों के नाम हिमवन, और इसका नाम हो जाएगा महाहिमवन। ठीक है। तो इसको क्षुद्र हिमवन भी कहते हैं। कितनी ऊंचाई है इसकी? योजन सत उच्छ्राया, 100 योजन ऊंचा। इसकी ऊंचाई कितनी है? 100 योजन ऊंचा है यह पर्वत। ठीक है। फिर दूसरे पर्वत की हेमवत से हरिवर्ष से चा विभाग करा, ये हेमवत क्षेत्र है और ये हरिवर्ष क्षेत्र है। इन दोनों क्षेत्रों को जो विभाजित करने वाला बीच में पर्वत है महाहिमवान, महाहिमवन है, और द्वियोजन सत उच्छ्राया, 200 योजन ऊंचाई है इसकी। कितनी ऊंचाई है इसकी? 200 योजन। ठीक है। विदेह से दक्षिणों, दक्षिण तो विदेह से, विदेह के दक्षिण भाग में ये विदेह क्षेत्र है, तो विदेह क्षेत्र के दक्षिण की तरफ, और हरिवर्ष से उत्तरे, हरिवर्ष के उत्तर की तरफ निषद नाम पर्वतः, निषद नाम का ये पर्वत है। चतुर्योजन सत उच्छ्रायः, 400 योजन ऊंचा। ये 100 योजन, ये 200 योजन, ये 400 योजन ऊंचा है।
उत्तरे त्रयोपि पर्वतः स्ववर्ष विभाजिना व्याख्यातः। उत्तरे, उत्तर के जो पर्वत हैं ये निषद, वो नील, रुक्मिन और शिखरिन, ये जो निषद रुक्मिन, नील, रुक्मिन और शिखरिन पर्वत हैं ये स्ववर्ष विभाजिना व्याख्याता, स्ववर्ष के विभाजन से व्याख्यात हैं, जैसा यहां पर कहा गया है ऐसे ही लगा लेना चाहिए। उच्छ्रायः च तेषां चत्वारि द्वे एकम च योजनम शतम वेदितव्यम। उनकी ऊंचाई कितनी, इसकी 400 योजन, इसकी 200 योजन, इसकी 100 योजन ऊंचाई है। ठीक है। सर्वेषां पर्वतानाम उच्छ्रायस्य चतुर्भागो अवगाहः। सर्वेषां पर्वतानाम, सभी पर्वतों की, उच्छ्रायस्य ऊंचाई का, ठीक है, चतुर्भागा चौथा भाग जो है वह अवगाह है, मतलब गहराई में है। मतलब जितनी जितनी पर्वतों की ऊंचाई है उसका 1/4 भाग तो वह जो नीचे जमीन में है, गहराई है उनकी, ठीक है, नींव भी तो होती है। मतलब 100 योजन ऊंचा है तो 25 योजन, ये पर्वत 100 योजन ऊंचा है तो 25 योजन जो है जमीन में गहरा है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, ऐसा जानना चाहिए। समझ में आ गया सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे कह रहे हैं तेषाम वर्ण विशेष प्रतिपत्त्यर्थम आह। अब उनके वर्ण विशेष की प्रतिपत्ति के लिए यहां पर सूत्र कह रहे हैं। हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममयाः, हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममयाः। हेमार्जुन, हेम अर्जुन, तपनीय, वैडूर्य, रजत और हेममयाः, 6 पर्वत हैं। 6 पर्वत को क्रम से हेम, फिर अर्जुन, फिर तपनीय, फिर वैडूर्य, फिर रजत, फिर हेममयाः। ठीक है। अब इनके वर्ण कैसे हैं, कलर कैसे हैं, तो कलर के बारे में बता रहे हैं कि ये जो हेम की तरह कलर है, हेम मतलब स्वर्ण, ये अर्जुन मतलब चांदी की तरह कलर है, ये तपनीय, तपाए हुए सोने की तरह लाल रंग का है। जब स्वर्ण तपता है तो लाल रंग का हो जाता है, तपाए हुए सोने की तरह है। ये वैडूर्य मणि, ठीक है, वैडूर्य मणि की तरह है। वैडूर्य मणि नीले रंग की होती है, ठीक है, इसीलिए इस पर्वत का नील पर्वत, नील नाम भी है, नील, नीले रंग का है। ये जो पर्वत है ये फिर चांदी की तरह कलर वाला है, और ये जो इसका पर्वत का कलर है, ये पर्वत का कलर है रजतमया, वो हेममया, स्वर्ण की तरह। ठीक है, 6 पर्वत 6 कलर वाले हैं। अब यहां पर कह रहे हैं ते एते हेमवत आदयः पर्वताः हेमादिमयः वेदितव्या यथाक्रमम्। वे जो 6 पर्वत हैं हेमादिमयः वेदितव्या, हेमादिमय जानने चाहिए, मतलब हेम आदि मय उस रूप है, ठीक है, उस कलर वाले हैं, ऐसा जानना चाहिए। हिमवन पर्वत का रंग वो हेममयो हो, हिमवान चीन पट्ट वर्णा। हेममयो हो मतलब हेममय जो है, हिमवान पर्वत है, चीन पट्ट वर्णा, चीनी, चीन पट्ट वर्ण मतलब पट्ट मतलब वस्त्र, ठीक है, चीनी वस्त्र आते होंगे पहले उस समय, तो चीनी वस्त्र चीनी रेशम की तरह वर्ण वाले होते हैं, मतलब स्वर्ण की तरह कलर वाले होते हैं। अर्जुनमयो महाहिमवान शुक्ल वर्ण, ये जो अर्जुनमय है ये वाला पर्वत, ये महाहिमवान शुक्लमय सफेद रंग का पर्वत है। ठीक है, फिर आगे कहा तपनीय मयो हो निषदः, तप निषदः तरुण आदित्य वर्ण। देखो कितना अच्छा शब्द आया, तपनीयमय, ये जो पर्वत है तपनीयमय, तपाए हुए सोने की तरह है, लेकिन कलर कैसा होगा, तरुण आदित्य वर्ण। तरुण मतलब जवानी में, जवानी में, आदित्य मतलब सूर्य का जो वर्ण होता है,
सूर्य जब उदित होता है तो उदित के समय कैसा होता है? लाल होता है उदय के समय। तो उदय के समय जैसा सूर्य लाल होता है वैसे लाल रंग का ये पर्वत है। ठीक है, फिर आगे कहा वैडूर्य मयो नीलो मयूर ग्रीवाभ्रह। वैडूर्यमय, जो नील नाम का पर्वत है ये वैडूर्य मणि के समान है। नीला मतलब नील है। कैसा नील है? मयूर ग्रीवा अभ्रह। मयूर मतलब मयूर के, ग्रीवा मतलब होता है कंठ। मयूर मतलब मोर, मोर का जैसा कंठ होता है नीले रंग का, ऐसी कांति वाला है। अभ्र मतलब कांति, आभा मतलब कांति। रजतमयो रुक्मी शुक्लाहा, ये जो रजतमय है ये वाला पर्वत रुक्मिन पर्वत, ये शुक्लाहा मतलब सफेद रंग का है। और हेममय शिखरा, और शिखरिन पर्वत है वो स्वर्णमय है। और चीन पट्ट वर्ण मतलब वह भी स्वर्ण के कलर का है। समझ में आ गया सभी को? ठीक है। पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज इस विषय में थोड़ा विशेष कहते हैं। संस्कृत में एक मयट प्रत्यय होता है। ठीक है, उस मय, जैसे अपन ने कहा दूधमय, ज्ञानमय, तो मयट प्रत्यय उस रूप ही जानना। यहां पर आचार्य महाराज ये नहीं कह रहे कि उस मय है, लेकिन आचार्य महाराज कह रहे हैं कि वो उस वर्ण के हैं, वैसे नहीं है। सोने के वर्ण के हैं, सोने सोने जैसे नहीं है। रजतमय वर्ण के हैं, रजत रूप वर्ण के हैं, रजत के नहीं है, मतलब चांदी के नहीं है। लेकिन पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज कहते हैं कि ये जो पर्वत है मयट प्रत्यय से ये लगाना चाहिए कि ये पर्वत सोने का ही है, ये चांदी का ही है, ये तपाए हुए सोने का ही है, ये नीलमणि का ही है, नीले रंग का, ये फिर चांदी का है, और ये फिर सोने का है। ऐसा आचार्य श्री कहते हैं। अब आचार्य श्री ऐसा क्यों कहते हैं? तो आचार्य श्री कहते हैं मणि विचित्र पार्श्व, अगला जो सूत्र आ रहा है कि मणियां जो हैं, जैसे मणि जो होती हैं वह कहां शोभा को प्राप्त होती हैं? जैसे अपन अंगूठी बनाते हैं सोने की, तो स्वर्ण की अंगूठी बनाने पर उसमें अपन वो मणि लगाते हैं, तो मणि सोने की अंगूठी पर शोभा को प्राप्त होगी। समझ में आया? मणि कहां पर शोभा को प्राप्त होगी? सोने की अंगूठी पर। देखें, कह रहे हैं जैसे मणि होती है, अपन ने कोई मणि ली और रत्न लिया, और रत्न को अपन ने मान लीजिए लोहे की अंगूठी में उसको जड़वा लिया, तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं। आचार्य श्री कहते हैं कि अगला सूत्र जो आ रहा है मणि विचित्र पार्श्व ऊपरी मूले चातुल्य विस्तारा, कि उनके जो पार्श्व भाग हैं मणियों से खचित हैं। जब मणियों से खचित हैं तो मणियां हमेशा सोने पर शोभा को प्राप्त होती हैं, चांदी पर शोभा को प्राप्त होती हैं, तो उनको वैसा जानना चाहिए। समझ में आ गया सभी को? ठीक है। आचार्य श्री ये नहीं कहते कि ये पर्वत जो है वो स्वर्णमय है, स्वर्ण वाले हैं, कलर वाले हैं। आचार्य श्री कहते स्वर्ण के ही हैं, सोने के ही है, चांदी के ही हैं, तपाए हुए सोने के हैं, नीलमणि के हैं, फिर चांदी के हैं, फिर सोने के हैं। ऐसा आचार्य श्री कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक सभी को? किन्हीं का कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मणि विचित्र पार्श्वा, हाँ पुनरपि तद भैया जी, विशेषणार्थम, हाँ जी, भैया जी जो आपने पिक्चर बनाई थी उसका बड़ा रूप आपके पास हो तो वो डाल दीजिएगा। हाँ जी। ठीक है। मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्तारा। मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्तारा। मणि मतलब मणियों से, विचित्र मतलब अनेक अनेक प्रकार की, विचित्र विचित्र प्रकार की मणियों से, पार्श्व, पार्श्व भाग, पार्श्व भाग ये कहलाते हैं। ध्यान से देखें,
जैसे ये कंधे की तरफ का भाग है, देखें ये पार्श्व भाग कहलाएगा और ये पार्श्व भाग कहलाएगा। ठीक है, ये सामने का भाग होता है, ये पीछे का भाग होता है, ये जो भाग कहलाते हैं ये पार्श्व भाग कहलाते हैं। ठीक है, आजू बाजू जो हिस्सा होता है ये भाग कहलाता है पार्श्व भाग। तो जो पार्श्व भाग हैं वह विचित्र विचित्र प्रकार की मणियों से खचित हैं। ऊपरी मूले च तुल्य विस्तारः, ऊपरी मतलब ऊपर की तरफ, मूले मतलब मूल में नीचे की तरफ, और चा शब्द मतलब मध्य में, तुल्य विस्तार वाले हैं, समान विस्तार वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा देखेंगे इसको, आचार्य श्री दो हिसाब से बतलाते हैं। आचार्य श्री क्या कहते हैं, देखो देखें, जैसे ये मान लीजिए पर्वत अपन बना रहे हैं, देखो पर्वत की सामान्य आकृति आपने देखी होगी, नीचे तो चौड़ा रहता है और ऊपर की तरफ पतला हो जाता है। अपने यहां जो पर्वत होते हैं ऐसे ही माने जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये पर्वत जो है ऊपरी, ऊपरी मतलब ऊपर का भाग, मूले मतलब मूल में नीचे का भाग, चा मतलब मध्य में तुल्य विस्तार वाले हैं। मध्य में कैसे हैं, तुल्य विस्तार वाले हैं। तो ये सूत्र का अर्थ हुआ कि ये पर्वत दीवार की तरह हैं, ना कि इस आकृति के। ऐसी आकृति के पर्वत नहीं है। समझ में आया? ठीक है, अब कह रहे हैं आचार्य श्री जो कहते हैं कि ऊपरी मतलब ऊपर का भाग तुल्य विस्तार वाला है, मूले मतलब नीचे का जो भाग है वो समान विस्तार वाला है, और मध्य का जो भाग है वो भी समान विस्तार वाला है। तो आचार्य श्री दो प्रकार से इस पर्वत को मानते हैं। वो कहते हैं कि इसके मान लीजिए उन्होंने ऊपरी मूले च तुल्य विस्तारा जो कहा है, हो सकता है इनके अलावा तुल्य विस्तार ना हो। आचार्य श्री कैसा मानते हैं, आचार्य श्री कहते हैं ऐसा भी हो सकता है कि इनका विस्तार इस प्रकार से, मान लीजिए इनका विस्तार मान लीजिए, देखो यहां से बड़ा हुआ हो और यहां पर घट रहा हो, यहां से बड़ा हुआ हो यहां घट रहा हो। देखो यहां पर ऐसे ही यहां मानना, ऐसी आकृति भी आचार्य श्री कहते हैं कि ऊपर का भाग तो बराबर है, मध्य का भाग बराबर है, हो सकता है ये हिस्से बाहर निकले हों। ठीक है, क्योंकि ऊपरी मूले चातुल्य विस्तार। और दूसरा अर्थ आचार्य श्री कहते हैं कि हो सकता है कि कुछ भाग अंदर की तरफ हो, ऐसा पर्वत ऐसे हो वो। समझ में आ रहा है? इसमें ऊपर का भाग समान विस्तार वाला हो गया, नीचे का विस्तार वाला हो गया, बीच का हो गया, हो सकता है कुछ भाग अंदर हो। ठीक है, अब पार्श्व भाग अपन समझते हैं कि पार्श्व भाग क्या कहलाता है। पार्श्व भाग कहलाते हैं आजू बाजू के भाग। देखें मान लीजिए ये पर्वत है, ये पूरा अपन ने पर्वत बनाया, ठीक है, दीवार की आकृति का। ये पर्वत है दीवार की आकृति का, ये वाला जो हिस्सा है अपन को जो दिख रहा है ये कहलाएगा पार्श्व भाग। समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला जो हिस्सा है ये पार्श्व भाग कहलाएगा। ठीक है, और इस तरफ जो पार्श्व भाग होगा इनमें मणियां हैं, यहां मणियों से खचित है ये हिस्सा। मणि विचित्र पार्श्वा ऊपरी मूलेचा तुल्य विस्तारा, यहां पर मणियों से खचित है वो।
समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये पार्श्वभाग मणियों से खचित है, और इधर जो पार्श्वभाग अपन को देखेगा नहीं मान लीजिए, तो वो पार्श्वभाग मणियों से खचित है। ठीक है, तो कह रहे हैं नाना वर्ण प्रभादी गुण उपेत ही मणिभिः विचित्राणि पार्श्वाणि एसाम ते मणि विचित्र पार्श्वाः। नाना वर्ण अनेक प्रकार के कलर वाली, वर्ण वाली, प्रभादी गुण उपेत ही, प्रभा मतलब कांति आदि गुणों से, कांति मतलब चमक, चमक आदि गुणों से, उपेत मतलब सहित हैं जो, मणि भी इन मणियों के द्वारा, विचित्राणी विचित्र विचित्र प्रकार की, अलग अलग नाम वाली अलग अलग प्रकार की मणियों से। ठीक है, पार्श्वाणी पार्श्व भाग हैं, एसाम मतलब जिनके, ते मणि विचित्र पार्श्व कहलाएंगे। अनिष्ट संस्थानस्य निर्वृत्त्यर्थम उपरि आदि वचनम क्रियते। अनिष्ट संस्थानस्य मतलब आप कोई अनिष्ट संस्थान की आकृति ना बना ले, कोई ऐसा पर्वत ना मान लेवे, ये अनिष्ट संस्थान है। ठीक है, कोई ऐसा पर्वत की आकृति ना बना लेवे, ऐसे पर्वत की, अनिष्ट पर्वत की आकृति के निवृत्ति के लिए जो है उन्होंने उपरी आदि वचन किए हैं। उपरी मूले चतुल्य विस्तार जो कहा है, ये वचन ऐसे पर्वत हैं ना कि ऐसे पर्वत। कैसे हैं? इस प्रकार के हैं। ठीक है, चा शब्द मध्य समुच्चयार्थ, चा शब्द जो है वो मध्य के समुच्चय के लिए है, कि मध्य का समुच्चय मतलब बीच सेंटर में भी, ये बीच सेंटर है, इस बीच सेंटर में भी बराबर चौड़ाई है। ठीक है, आगे कहा, ये कैसे है और कैसे नहीं है? क्या चीज? ऐसे नहीं, जो ये पर्वत ऐसे नहीं है जो दिख रहा है, ये पर्वत ऐसे नहीं है। ये देखिए अपन ने क्रॉस लगा दिया, ये पर्वत ऐसे नहीं है। पर्वत कैसे हैं? ये दीवार की आकृति जैसे हैं, ऐसे। ठीक है, डिब्बे जैसे, हाँ जी, डिब्बे के डिब्बे की जैसे। तरह, बिल्कुल डिब्बे की तरह, दीवार की तरह, जैसे बाउंड्री वॉल बनाते हैं अपन, रेक्टेंगल वैसे। शेप में भैया जी, रेक्टेंगल। बिल्कुल। ठीक है, उसमें आगे सूत्र में आया है भैया जी, आयताकार है ना। ठीक है, वो वहां आयताकार जो है वो वहां इसके लिए नहीं आया है, वो दूसरी चीज के लिए आया है। देखते हैं। ठीक है, खाली भैया जी पर्वतों को ही लेना है, इनके आसपास के द्वीप समुद्रों को नहीं लेना? नहीं नहीं, अभी पर्वतों का वर्णन चल रहा है, द्वीप समुद्रों का तो हो गया ना, अभी उसका ठीक है, बाद में करेंगे। द्वीप तो जम्बू द्वीप का ही तो पर्वत चल रहा है। जम्बू अच्छा द्वीप में जो पर्वत है ये ऐसा है, दीवार की तरह। ठीक है भैया। ठीक है, और उसी उसी में नदियां हैं ये सारी? अभी नदियां कहाँ आई? अभी अपन ने वर्णन नहीं किया, अभी आगे आएगा उसमें। गंगा सिंधु जो आ रही थी। अभी आएंगी आएंगी, अपन ने वर्णन उसका प्रारंभ नहीं किया ना अभी। ठीक ठीक है, है। हाँ जी, आगे कह रहे हैं तेषाम मध्ये लब्धास्पदा हृदय उच्यन्ते। अब उनके मध्य में लब्ध अस्पदा मतलब जो स्थान है, हृदय मतलब तालाबों का स्थान है, उनको कहते हैं पद्म महापद्म तिगिंच केसरी महापुंडरी पुंडरी का हृदय तेषाम उपरी। पद्म नाम का तालाब, महापद्म नाम का तालाब, तिगिंच नाम का तालाब, केसरी नाम का तालाब, पुंडरीक नाम का महापुंडरीक नाम का तालाब, पुंडरीक नाम का तालाब, ये 6 तालाब हैं। ठीक है, अब देखो वो 6 तालाब कैसे हैं, अपन उनको समझते हैं। देखें, ये जो पर्वत है, पर्वत के ऊपरी भाग पर पद्मो महापद्म तिगिंच केसरी महापुंडरीक पुंडरीकः इति तेषाम उपरी। अब यहां पर एक तालाब है,
देखो ये तालाब बना दिया जैसे मैंने, ये तालाब बन गया, ठीक है, समझ में आया? ये तालाब है। अब यहां से नदियां निकलेंगी, ऊपर की तरफ तालाब है। अब पहले पर्वत पर जो तालाब है उस पर्वत का, उस पर तालाब का नाम हो जाएगा पद्म। उसका नाम क्या हो जाएगा? पद्म, ठीक है। फिर महापद्म, दूसरे पर्वत पर जो है उस तालाब का नाम हो जाएगा महापद्म। फिर तिगिंच नाम का तालाब, फिर केशरी नाम का, फिर महापुंडरीक और पुंडरीक नाम के, ये हृदाह मतलब तालाब है। तेषाम उपरी, उनके ऊपर, उनके किनके? पूर्व में पर्वतों का वर्णन चल रहा था, तो इन पर्वतों के ऊपर जो है ये तालाब है। समझ में आ गया? ठीक है। पर्वत भैया जी एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और फिर इनके बीच में जैसे आपने बताया ऐसे तालाब। नहीं नहीं, पर्वत अलग अलग है ना, 6 पर्वत हैं। और उन्हीं में ये 6 तालाब माने जाएंगे, हर एक हाँ, में एक एक। एक एक, एक पर्वत पर एक एक तालाब, ठीक है भैया। ठीक है, क्रम से। हिमवन, हाँ जी, हिमवन पर्वत पर पद्म तालाब, महाहिमवन पर महापद्म तालाब, ऐसे, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया यहां तक विषय कि नहीं? कि कोई जिज्ञासा हो पूछ सकते हैं। ठीक है, आज बस इतना ही। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशौख सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी।